नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद के 2-3 हफ्ते तक बैंक कर्मचारियों की साख पर किसी ने सवाल नहीं उठाए। प्रधानमंत्री से लेकर लाइन में लगा आम आदमी भी बैंक कर्मचारियों की तारीफ कर रहा था। लेकिन अब जब रोज छापे पड़ रहे हैं, सर्वे हो रहे हैं और जहां तहां से भारी मात्रा में नए नोट बरामद हो जा रहे हैं, आम जनता की नजर में बैंक वालों की साख गिरने लगी है। लोगों को लगता है कि पैसा तो भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकों में ही गया, तो जाहिर है लाखों के नए नोट किसी एक आदमी को बैंक मैनेजर की साठगांठ से ही मिले होंगे। आज जब बैंक प्रणाली को समझने के लिए बैंक के कई कर्मचारियों से बात कर रहा था, अलग अलग बैंकों के, तब उनमें से एक ने अपनी दास्तान कुछ इस तरह से बयां की। उन्होंने कहा, और आपको बताना चाहता हूं, उन्हीं के शब्द हैं, मोटा मोटी अक्षर सा, कि 25 दिन पहले और अब में काफी फर्क आ गया है जी। पहले हम समझते थे कि सीमा पर तैनात एक सैनिक की तरह देश के लिए काम कर रहे हैं। आतंकवाद पर लगाम लगेगा, इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा, काला धन समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब बैंकों के पास पैसा नहीं आया, बाहर लाइनों में खड़ी जनता का धैर्य जवाब देने लगा, वो पथराव घेराव करने लगी, गालियां देने लगी, तो सैनिक वाली भावना निकल गई। हमसे भी उनका दर्द नहीं देखा गया और वो भी अब हमारा दर्द नहीं समझ रहे थे। जैसे जैसे खबरें आने लगी कि नोटबंदी के दिन जितना रुपया चलन में था, उसका 80% से ज्यादा हिस्सा बैंकों में लौट आया है, तो काला धन मिलने की हमारी उम्मीद जाती रही। हमें समझ आने लगा कि ब्लैक मनी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि पुराने नोट को नए नोट से बदल दिया गया है। यह मामला कुछ और है, देश हित का मामला नहीं है। हम सब ने 12-12 बजे रात तक काम किया। हमने इसे देशभक्ति के चश्मे से बाद में देखना बंद कर दिया। अब तो जनता भी हमें हीरो की जगह चोर समझने लगी है। जरूरी नहीं कि सारे बैंकर ऐसा ही सोचते हों, लेकिन इस एक व्यक्ति की दास्तान बहुत कुछ कहती है। और 10 तारीख को बैंक एसोसिएशन ने प्रदर्शन भी किया था कि उन्हें चोर समझा जा रहा है या उन पर लांछन लग रहा है। हम भी जानना चाहते हैं, और जाहिर है आपके मन में भी यह सवाल होगा कि जब लोगों को 3-3, 4-4 दिनों तक लाइन में लगने के बाद 2000 का एक नोट भी नहीं मिल रहा था, तब कैसे किसी एक के पास करोड़ों रुपए के नए नोट आ गए। जाहिर है हम सब ने यही सोचा कि बैंक मैनेजर ने 30 से 40% कमीशन लेकर या बैंक के किसी कर्मचारी ने यह काम कर दिया होगा। एक अन्य बैंक के कर्मचारी ने कहा कि बैंक मैनेजरों या कर्मचारियों पर इस तरह शक करना ठीक नहीं है। पहले आप जान जाएं कि हम काम कैसे करते हैं, हमारा सिस्टम क्या है। सरकार अपनी असफलता पर पर्दा डालने के लिए बैंक कर्मचारियों को बदनाम कर रही है या उसकी तरफ से किया जा रहा है। हर बैंक में कैशियर और ब्रांच मैनेजर के कैमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा ही होता है। बहुत आराम से देखा जा सकता है कि कोई बोरी में नोट लाया हो और बोरी में लेकर जा रहा हो। बड़े पैमाने पर ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैशियर के पास एक और कर्मचारी होता है। अगर कैशियर इतनी बड़ी मात्रा में नोट बदलेगा तो ब्रांच मैनेजर अपने कमरे में लगे कैमरे से देख सकता है कि कैशियर के काउंटर पर क्या हो रहा है। कैशियर के साथ एक और अफसर होता है, कैश मूवमेंट रजिस्टर पर आने वाले जाने वाले हर नोट का ब्यौरा होता है। मतलब संख्या लिखी जाती है, सीरियल नंबर नहीं, उस पर दोनों के दस्तखत होते हैं। हर शाम को कैश से मिलान किया जाता है, कितना आया कितना निकला। और इस कैश मूवमेंट रजिस्टर की 3-4 दिनों पर जांच होती है, जो बाहर से आया अधिकारी करता है। अधिकतम 15 दिनों तक जांच नहीं हुई तो ब्रांच का मैनेजर जांच के दायरे में आ जाता है। बाकायदा सर्टिफिकेट दिया जाता है जांच के बाद कि जांच हुई है और ब्रांच में कोई गड़बड़ी नहीं है। नोटबंदी के दौरान जब बैंकों के बाकी काम बंद हो गए, तब उन कामों के अफसरों को बैंकों का दौरा करने के लिए भेज दिया गया। ब्रांच के रजिस्टरों की चेकिंग करने लगे। इसलिए किसी ब्रांच से बड़ी रकम बदलने और 1 या 2 लोगों को मिलने की गुंजाइश बहुत कम है, ये कर्मचारियों ने बताया। खासकर तब जब ब्रांच में 2-3-4 करोड़ से ज्यादा पैसा आया ही नहीं। किसी ब्रांच में तो इतना भी नहीं आया। जब बैंक वाले 24,000 की जगह 2,000 दे रहे थे और बाकायदा लिख रहे थे कि किस व्यक्ति को 2,000 के कितने नोट दिए गए, तो कैसे मुमकिन है कि उनके पास किसी 1 या 2 को 10 करोड़ या 4 करोड़ के नए नोट देने की क्षमता होगी या उन्होंने दिए होंगे, जबकि बैंक पर लाख ही रुपए आए। बहुत सारे बैंकों पर 2 या 4 या 10 लाख रुपए ही आते थे। बैंक वाले भी कह रहे हैं कि वे हैरान हैं कि इतना पैसा जब आया नहीं और हर नोट की गिनती वो करते हैं, रजिस्टर में दर्ज करते हैं, तो कैसे किसी एक के पास इतना पैसा आ गया। कई बैंकों में पुराने बंद पड़े खातों को सक्रिय कर उसमें पैसे डाले जाने की बात सामने आई है। ये जांच से ही बता रहा हूं। नोएडा के एक्सिस बैंक में 20 जाली खातों में 60 करोड़ जमा करने का मामला सामने आया है। इस एक बैंक से 200 करोड़ जाली खातों में जमा होने का मामला है। बैंक का कहना है उसने खुद ही रिपोर्ट किया है। कहीं कहीं जमा करने की रसीद में जहां आप लिखते हैं कि 100 के कितने नोट दिए, 500 के कितने नोट दिए, वो वाले फॉर्म जिसे वाउचर कहते हैं, उसकी जगह नया वाउचर डाल दिया गया और 100 की जगह 500, 1000 रुपया किया गया। लेकिन यह भी ध्यान में रखना होगा कि 13% तो 100 के नोट थे, तो 86%
नोट को या उसके बड़े हिस्से को 500,000 को नहीं बदला जा सकता था। मोटी रकम संभव नहीं है क्योंकि बैंकों के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। अगर बैंक मैनेजर पकड़ा जाता है तो शायद व्यवस्था ऐसी है कि उसके नीचे का अफसर या कर्मचारी भी शक के दायरे में आता है, वो भी पकड़ा जाता है क्योंकि उस पर जिम्मेदारी है कि वो गड़बड़ी को रिपोर्ट करे। बैंक कर्मचारियों ने भी कहा कि हम नहीं कहते कि हमारे यहां भ्रष्टाचार नहीं है, गड़बड़ियां होती हैं, लेकिन जब हमारे हाथ में पैसा नहीं था तो कुछ लोगों के पास करोड़ों की तादाद में नए नोट कैसे पहुंचे, ये उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है। बैंक के ब्रांच में जो नोट पहुंचता है वहां सीरीज नंबर नहीं लिखा होता है, लेकिन यह लिखा जाता है कि 500 के कितने नोट जमा हुए और 2000 के कितने नोट निकाले गए। इसमें गलती की कोई संभावना नहीं है। जब गलती होती है तो मैनेजर से उसी वक्त पैसा ले लिया जाता है, कैशियर से उसी वक्त पैसा ले लिया जाता है। उत्तरी बेंगलुरु के यशवंतपुरा के इस अपार्टमेंट में 2.25 करोड़ के नए नोट कैसे पहुंचे, फिर चंडीगढ़ में कपड़ा व्यापारी के यहां से 18 लाख रुपए के नए नोट कैसे मिले, फिर ठाणे में 3 व्यापारियों के पास 1,40,00,000 के नए नोट कहां से आए, हैदराबाद में 2000 के नए नोटों की गड्डियां कहां से आई 52 लाख की, मध्य प्रदेश के बालाघाट में 15,40,000 की नई करेंसी कहां से आई, वडोदरा में 13 लाख के नए नोट कहां से बरामद हुए। कई जगहों पर बैंक अधिकारी भी पकड़े गए हैं। सीबीआई ने रिजर्व बैंक के अधिकारी को भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पकड़ा है। इन पर आरोप है कि ये पुरानी करेंसी लेकर 30-20% कमीशन पर नई करेंसी देने वाले थे। यह जानना जरूरी है कि जब लोग कतार में दम तोड़ रहे थे तो भीतर कौन हेराफेरी कर रहा था। अभी तक जितनी भी राशि बरामद होने की खबर आई है उससे लगता नहीं कि बड़े पैमाने पर बैंकों में घोटाला हुआ है। उन मात्राओं से अगर आप देखें तो सीबीडीटी के अनुसार नोटबंदी के बाद 291 छापों में 316 करोड़ के नोट जब्त हुए हैं। राशि 390 भी बताई जाती है। करीब 3,000 छापेमारी के बाद करीब 300 छापेमारी के बाद 80 करोड़ के नए नोट ही बरामद हुए हैं। ये संख्या भी कम नहीं है, भयावह है। तब जब लोग एक नोट के लिए घंटों लाइन में लगे रहे और मर गए। 80 करोड़ के नए नोट के आधार पर फिर भी क्या आप कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर बैंकों में धांधली हुई? आयकर विभाग ने 3,000 लोगों को नोटिस भेजा है। हो सकता है कुछ और पकड़े जाएं। 1.25 लाख ब्रांच हैं, प्राइवेट और सरकारी। इनकी तुलना में बरामद नोट और नोटिस की संख्या कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आयकर विभाग का कहना है कि इन तमाम सर्वे और छापों में आयकर दाताओं ने 2600 करोड़ की अघोषित आय की बात मानी है। यह अंतिम फैसला है, कहना मुश्किल है क्योंकि तमाम प्रक्रियाएं पूरी होने में ही कई महीने लग जाते हैं। तो यह छूट नहीं है कि आप तुरंत मान लें और कोई इतनी आसानी से 2600 करोड़ की, जैसा कि पिछले प्रोग्राम में आयकर अधिकारी बता रहे थे। तो गुरुवार को आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि सभी बैंकों को एक ब्रश से प्रिंट न किया जाए। उन्होंने कहा कि संदिग्ध ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट बैंक अधिकारी ही देते हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई होती है। 8 नवंबर के दिन कुल 15.5 लाख करोड़ की करेंसी चलन में थी। 10 दिसंबर तक 12 लाख करोड़ पुराने नोट बैंकों में वापस आ गए हैं। सवाल उठ रहा है कि अगर सारा पैसा बैंकों में आ गया तो मतलब है कि कालाधन नहीं था। इसके भी कई पक्ष हैं, लेकिन हमारा फोकस इस पर नहीं है। हम इस पर बात करना चाहते हैं कि क्या वाकई बैंक बदनाम किए जा रहे हैं या बैंकों ने काम ही ऐसा किया है। सरकार को बताना चाहिए कि किस ब्रांच में 1 करोड़ से ज्यादा पैसा गया, कितने ब्रांच में 4 लाख या 10 लाख रुपए ही गए, किस ब्रांच से किसी को करोड़ों रुपए के नोट तभी मिले होंगे किसी ब्रांच से जब उस ब्रांच में कई करोड़ नोट आए होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता, जब नोट ही नहीं था तो कहां से मिल रहा था। तो ऐसे थे जहां 50-100 करोड़ रुपए बांटने के लिए दिए गए। पुराने नोट जरूर जमा किए गए होंगे, वो एक अलग मामला है कि किन किन खातों में जमा किए गए और उनका किस तरह से इस्तेमाल किया गया। सवाल नए नोटों को लेकर, निकालने को लेकर जो ये सवाल उठ रहे हैं, उससे बैंकों की साख पर जो एक तरह से सवाल उठ रहे हैं वो चिंताजनक है। बैंक कर्मचारी कहते हैं निष्पक्ष जांच जरूर कीजिए, वरना बैंक वाले पब्लिक की निगाह में हमेशा के लिए बदनाम हो जाएंगे। तो 2 शख्स हैं हमारे साथ। पी वैद्यनाथन अय्यर हैं, नेशनल अफेयर्स एडिटर है इंडियन एक्सप्रेस की, इनकी पहली खबर भी है, और जेपी शर्मा है, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के। अय्यर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो चिंताएं हैं कितनी वाजिब हैं। देखिए, एक सामान्य दर्शक के तौर पर हम जब ये तस्वीरें देखते हैं कि एक आदमी के पास 2.5 करोड़ का नया नोट कहां से आ गया, जब एक आदमी को 24,000 जो सरकार ने कहा वो भी किसी को नहीं मिला, बैंक वाले उसको 24,000 की जगह 2,000 दे रहे थे, 4,000 दे रहे थे, कहां तो शादियों के लिए 2.5 लाख मिलने थे, वो भी बहुतों को नहीं मिले। तो मुझे आप ये बताइए, बल्कि ये सब भी डेटा सरकार को देना चाहिए कि 2.5 लाख किन किन लोगों को शादी के कार्ड पर दिया गया, ये सब सवाल अब गायब ही हो गया है। फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि बैंक वालों ने गड़बड़ी की है या उन पर जरूरत से ज्यादा डाउट किया जा रहा है? देखिए, ये
जरूरत से ज्यादा डाउट इस प्रकार से होता है, जैसे जब टेलीविजन पे ऐसे दिखाते हैं कि 3 बड़े बैंकों में छापे पड़े हैं और 60 करोड़ किसी बैंक में डिपॉजिट किया गया हुआ है, कुछ 25 फेक अकाउंट में, किसी बैंक में 100 करोड़ डिपॉजिट किया हुआ है फेक अकाउंट में, कहीं पे लॉकर में आपको नए नोट मिल गए, कुछ 2 करोड़ 3 करोड़। तो ये ऐसे 2 या 3 या 4 खबरें छपी हैं पिछले ऑलमोस्ट नवंबर 8 से लेकर आज तक। तो ऐसे कोई बहुत बड़े पैमाने पे कोई कुछ चीज हुआ ही नहीं है। और ये सारे बैंकों को एक इंप्रेशन ऐसा मिल रहा है कि आप 20-20 घंटा खड़े होके लोग आप देखिए 100 लोग आते हैं एक बैंक में दिन में, अभी आ रहे हैं 1000 के ऊपर लोग, और सारे लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, कुछ लोग विड्रॉ भी कर रहे हैं और कुछ लोग एक तो एक्सचेंज भी कर रहे हैं पहले 23 नवंबर तक। तो ऐसे माहौल में जब 400, 4000, 5000 लोग बैंक में आ रहे हैं और पैसा दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, नया करेंसी ले रहे हैं और सबको मिल रहा है 2000 का नोट, किसी को तो 100 और 500 का नोट तो अभी तक बहुत ही कम दिखने में आ रहे हैं। ऐसे में सारे बैंकों को एक ऐसी छवि चली जानी बाहर कि सारे बैंकों में धंधलेबाजी हो रही है। और ये डीमोनेटाइजेशन जो बहुत बड़ा एक सरकार ने एक फैसला लिया, बहुत बोल्ड और अनप्रेसिडेंटेड कहा जा रहा है, ऐसे फैसले को चौपट कर रहा है बैंक। तो ये तो बहुत ही मुझे लगता है बहुत बड़ी नाइंसाफी है। और ये बैंक ही तो देता है इंफॉर्मेशन सरकार को, जैसे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को 10 लाख के ऊपर जहां भी कोई कैश की ट्रांजैक्शन हुई है उसकी ऑटोमेटिक खबर एफआईयू को पहुंच जाती है बैंक के तरफ से। 50,000 के ऊपर जनधन अकाउंट जहां पर केवाईसी नॉर्मल कंप्लायंसी पूरी नहीं है उसकी खबर चली जाती है सीबीडीटी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। नॉर्मल सेविंग्स बैंक में 2 लाख की खबर चली जाती है करंट। मेरा एक सवाल है कि ठीक है कि सारे बैंकों को गलत समझा जाना या सारे मैनेजरों को चोर समझा जाना ठीक नहीं है, लेकिन इस एक लाइन से जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनको कवर देना भी शायद ठीक नहीं होगा। एक आम आदमी फिर भी जानना चाहेगा कि जब सारी व्यवस्थाएं हैं, अगर ऑटोमेटिक 10 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शन सामान्य खातों के रिपोर्ट किए जा रहे हैं फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट को और जनधन खाते में 50,000, तो ये 2 करोड़ रुपए एक आदमी के पास कैसे पहुंच गए? ये आम आदमी तो समझना तो चाहेगा ना कि कैसे पहुंचा। तो जरूर किसी ना किसी स्तर पर कहीं घपला हुआ है, कहीं गड़बड़ हुआ है। वो पैसा कहां से इनको मिल सकता है? क्या ब्रांच से, क्या सेंट्रल हेडक्वार्टर से मिल सकता है, या आरबीआई और बैंक के बीच की यात्रा के दौरान कहीं से मिल सकता है? तो कहीं तो लोग जानना चाहेगा ना कि कहां से मिला इसको। जी बिल्कुल, इसमें देखिए इतने 1000 बैंक हैं, इतने 1000 ब्रांचेस हैं, इतने 2 लाख एटीएम्स हैं, तो ये बहुत आसानी से यह हो सकता है कि एक आदमी 50-50, 100 लोगों को इकट्ठा करके 2-2 हजार या 4-4 हजार या हफ्ते का 24,000 निकाल रहा है। 4 आदमी एक बैंक अकाउंट में हफ्ते भर में 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं। ऐसे अगर आप 500 आदमी ले लिए तो कितना पैसा निकाल सकते हैं? तो ये अगर एक कमीशन के तौर से अगर होता रहा हमारे देश में, जो हो सकता है, बिल्कुल होता है और हो भी रहा है, कि लोगों को खड़ा किया जा रहा है, लोगों से उनके अकाउंट खुले हैं जिनके जनधन में, उनसे 24,000 निकाला जा रहा है और एग्रीगेट किया जा रहा है। ऐसे हमने बहुत ज्यादा भी नहीं खबर सुनी है कि लोगों के पास बहुत ऐसे इंस्टेंसेस 10-12 सुने हैं हमने, लेकिन हमने हजारों के पैमाने में ऐसे इंस्टेंसेस नहीं सुने हैं। ठीक है जी शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कैसे मुमकिन हुआ कि क्या ये हिसाब जो अभी अय्यर साहब बता रहे थे कि कोई लाइन में लगा के, तो पहले लाइन को भी उस एक तरह से, जब बैंक नहीं तो लाइन डाउटफुल हो, लाइन नहीं तो बैंक डाउटफुल हो, फिर भी मान लेते हैं कि अगर 10 बैंक मैनेजरों ने अगर 80 करोड़ रुपए किसी एक आदमी को, एक आदमी को, 10-20 आदमी को, 200 आदमी के बीच में बांट दिया, तो क्यों ना ये माना जाए कि ऐसे 1000 मैनेजर भी होंगे जिन्होंने ऐसा किया होगा? ये जो मौजूदा जो पोजीशन है इसमें संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो अधिकतर जो है, जैसे खाते भी अगर खुलते हैं तो जैसे ही पैन नंबर डाला जाता है केवाईसी के तहत या आधार नंबर डाला जाता है, तो उसका अगर और कोई खाता है तो वो पता लग जाता है कि वो खाता उसका जो है ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है। और बैंक ये कोशिश करता है कि ज्यादा खाते जो है वो खोले ना जाए। तो एक आदमी किस तरीके से जो है, और 24,000 रुपए एक खाते से निकालने की इजाजत है,
तो ये संभव लगता नहीं है। और 50-60 आदमी मैनिपुलेटेड लाइन के अंदर हो, इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उनका जो है हाव भाव या जो बैंक वाले हैं वो सब जानते हैं। और एज ऑन डेट पर्टिकुलरली तो वो सिर्फ अपने खाता धारक को ही जो है वो पैसे विड्रा करने की इजाजत है, दूसरे किसी को वो इजाजत जो है वो नहीं है। तो वो ये संभव नहीं है सिस्टम के अंदर। तो ये तो फिर भी लोगों को मिला है, तो फिर भी लोग जानना चाहते हैं सर। देखिए जो सिस्टम है अभी वो एट प्रेजेंट वो ये है कि रिजर्व बैंक जो है वो अलग अलग बैंकों के जो करेंसी चेस्ट है वहां उनको बल्क में पैसा देता है। और वो जो करेंसी चेस्ट है किसी भी बैंक के हो वो रिजर्व बैंक के अंडर आते हैं। तो रिजर्व बैंक को पता है कि किस करेंसी चेस्ट में उन्होंने कितना पैसा भेजा है। उसके बाद वो जो करेंसी चेस्ट है वो अपने अपने बैंक को जो है ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसका भी रिकॉर्ड होता है आरबीआई से कितना पैसा करेंसी चेस्ट में आया, करेंसी चेस्ट से पैसा कितना ब्रांच में जब जाता है नोट, ब्रांच में जो जाता है एक तो ब्रांचों में डेली जो आजकल जो पैसा जा रहा है वो कहीं 20 लाख कहीं 30 लाख, यानी हार्डली कोई ऐसी ब्रांच होगी हिंदुस्तान की जिसमें 1 करोड़ रुपया जाता हो डेली की जो है। कई बार तो इतना भी नहीं जाता है, लगभग 30 लाख। कहां से पकड़ा जा रहा है सर, मतलब क्या? अब ये तो जो आरबीआई को ज्यादा पता लग सकता है। क्यों लगता है कि बैंक को बदनाम किया जा रहा है? बैंक को इसलिए बदनाम इसलिए किया जा रहा है जिस तरह की एक छवि बनाई जा रही है, माध्यम जो विजुअल जो मीडिया जो है उसमें जो छवि बनाई। ऑफ रिकॉर्ड हम भी सुनते हैं कि मैनेजर लोग 30-30% कमीशन पे करोड़पति ये हमने सुना। मैं ऐसे वो हो सकता है जिस तरह की बदनाम करने वाली बात ये आप आम लोग भी बात करते हुए ये आप ठीक कह रहे हैं। जब प्रचार होता है पहले हमारी जैसे आपने प्रोग्राम लोगों ने बात करना शुरू किया, कई जगहों पे हम भी गए तो लोग पीछे के दरवाजे से बड़े लोग आते हैं और चले जाते हैं। बैंकों के अंदर पीछे के दरवाजे ज्यादातर ब्रांचों में नहीं है, नहीं वो ताले ही लगे रहते हैं कभी। तो ये तो सब एक अफवाह जो है। पहले हमें हमारी प्रशंसा की गई। मैंने भी 35 वर्ष जो है 38 वर्ष हो गए बैंक की सर्विस को। मैंने इतना ज्यादा बैंक कर्मियों ने जो इस दौरान जितना काम किया है इतना कभी भी कोई सिचुएशन लोग पहले आपको कह रहे थे कि आप सेना की तरह, जैसे उस बैंक कर्मचारी ने बताया कि हम भी लोग भी कह रहे थे और हमें भी फील हो रहा था कि हम भी वाकई में ही जो है इस दौरान अधिकतर बैंक कर्मी ज्यादातर बैंक कर्मियों को जो है वो देर रात तक बैठ करके काम किया है। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रत्येक जो बैंक एम्प्लॉय है लगभग उसका कभी ना कभी इसके अंदर कैश शॉर्टेज भी हुआ है लेन देन के अंदर है, क्योंकि जिस तरह का माहौल इस दौरान बना ज्यादा गिनती करनी पड़ रही थी, आप सामान्य से ज्यादा काम कर रहे थे। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका कोई कैलिबरसली उसको मैनेज नहीं किया जा रहा था, मेटिकुलसली वो देख नहीं पा रहा था। तो इसलिए भी जो पूरी की पूरी ब्रांच इसी काम में लगी हुई है। चाहे अधिकारी हो तो कैशियर को पैसा देना पड़ा, कैशियर को अपनी जेब से जो है वो पैसा देना पड़ा है तकरीबन प्रत्येक कैशियर को, प्रत्येक कैशियर। प्रत्येक कैशियर। मतलब वैद्यनाथन जी आपको पता करना चाहिए, आप लोग तो काफी खोजी पत्रकारिता करते हैं, कि कितने कैशियरों ने अपने जेब से, देखिए अगर ये कोई देशभक्ति वाला मामला है ना, जैसा बताया जा रहा है, तो उसमें सबके योगदान को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। उस कैशियर का भी योगदान होना चाहिए जो 7 बजे से लेकर 12 बजे रात तक काम कर रहा था और अपनी गलती के बदले 10,000 रुपया भी भर के गया। तो पता करना चाहिए आप लोगों को भी कि कितने कैशियर ने कितने करोड़ रुपया अपनी जेब से बैंक को दिया। तो आपको लगता है कि इस तरह से जी हाँ आइए सर, आपको मुझे देखिए मैं ठीक है आप बोलिए। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जहां तक मुझे खबर है, मैं कुछ 4 बड़े बैंकों की बात कर सकता हूं जहां से मुझे ऐसे पता चला है कि जैसे दिल्ली और बॉम्बे जैसे शहर में 24 करोड़ रुपया एक बड़े बैंक को मिलता है। जैसे आप HDFC बैंक ले लीजिए, इनको ये पिछले 40 दिनों में कुछ दिन तो पैसे मिले भी नहीं है। किसी दिन 24 करोड़ मिले हैं। इनका डिमांड क्या होता है दिन का? एवरेज डिमांड हर बैंक का, जैसे दिल्ली में HDFC के कई ब्रांचेस हैं और कई सारे ATMs हैं, तो इनका डेली डिमांड कुछ 125 से 150 करोड़ माना जाता था दिल्ली जैसे शहर में। एक बैंक इनको मिल रहा है ये बैंक, एक बैंक का। तो अगर दिल्ली में HDFC बैंक को अगर 20 करोड़ मिल रहा है मानो, या 24 करोड़ मिल रहा है जो हमारी खबर के हिसाब से ऐसे मिलता है, तो आप सोचिए कि 1/6 या 1/8 ऑफ द सम उनको मिल रहा है जो डिमांड है। डिमांड अगर 150 करोड़ की है तो उनको मिल रहा है 20 करोड़ या 22 करोड़।
तो उनके पास तो पैसा है ही नहीं। हाँ, तो और बैंक्स में सारे बढ़ जाते हैं, यहाँ के एटीएम्स में भी थोड़े डलते हैं, बैंकों में भी, ब्रांचों में भी बढ़ जाते हैं। तो हर ब्रांच में मुझे लगता भी नहीं कि किसी एक दिन में 25 लाख या 30 लाख से ज्यादा या 40 लाख, मैक्सिमम 50 लाख कहीं पहुंचा होगा। तो उसमें आप ब्रांच मैनेजर के हाथ में क्या होता है? ब्रांच मैनेजर के पास वैसे ही लाइन होती है, उसे देखना होता है कि हर को जो भी आया हुआ है, जैसे हर ब्रांच में, जैसे हमारा एचडीएफसी बैंक में खाता है, तो हमको कल पैसा लेना है, तो आज हमको टोकन मिलता है और बोलते हैं कि कल आइए, तो मैं कल जाता हूं, फिर से लाइन पे खड़ा रहता हूं और मुझे फिर पैसे मिलते हैं उधर। ऐसे सिस्टम सारी बैंकों ने टोकन वाली बना रखी है। तो इसमें ये समझना कि बैंक के ब्रांच मैनेजर के पास की 1 करोड़ रुपया है या 2 करोड़ रुपया है जो वो आराम से बंडल बना के किसी को दे सकता है, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। वो भी सीसीटीवी के ग्लैर में है ना रवीश जी, वो भी, उसके तरफ भी चारों तरफ नजर लगी हुई है, एक भी लाइन में आगे पीछे लोग नहीं होने दे रहे हैं। ऐसे जरूर हो सकता है कि कोई प्रिफर्ड कस्टमर आया हो जो बैंक के पास आता हो और उसके पास भी ये सहूलियत नहीं होती ब्रांच मैनेजर के पास कि 24,000 से ज्यादा दे दे, वो हफ्ते में सिर्फ 24,000 ही दे सकता है। ऐसा जरूर होगा या हो सकता है कि कोई कस्टमर को प्रेफरेंस मिल जाए फॉर वेरियस रीजंस, कोई बुजुर्ग रहा हो या जो भी, ऐसे मिल सकता है किसी को। लेकिन ये ऐसे होना तो थोड़ा उसमें जांच बहुत जबरदस्त करनी पड़ेगी कि ये इतने बंडल्स निकल रहे हैं, वो कोई ब्रांच से निकलते हुए नहीं नजर आते हैं मुझे। एक बात आप अय्यर, आपकी बात से मुझे समझ में आई, और जब मैं इनकम टैक्स अधिकारियों से बात कर रहा था, ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं नए नोटों की, और वो एक लार्जर रियलिटी, बड़ी वास्तविकता जो बन जा रही है, वो शायद ठीक नहीं है। पर अभी जो अय्यर साहब कह रहे थे, शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये मुमकिन है कि आप एक मैनेजर हैं, मान लीजिए आपके ब्रांच में 10 करोड़ आया, तो आपने मुझे, चूंकि आपको आदेश है कि आप 24,000 ही देंगे एक हफ्ते में, मुझे चेक से या एटीएम से मैं निकालूं तो 2,000 एटीएम से, और चेक से गया तो 24,000। क्या ये आपके पास कोई अधिकार है, कोई रास्ता है कि अगर आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं तो आपने मुझे 10 लाख रुपए दे दिए? ये संभव नहीं है। पुराने नोट के बदले आपने 10 लाख दे दी, क्या ये संभव है? नहीं, ये संभव नहीं है। नहीं है, क्योंकि जैसे करेंसी रजिस्टर में पैसा आरबीआई से आया, आरबीआई से पैसा ब्रांच में आया, उसकी नोटिंग होती है डबल लॉग बुक में, लिखना पड़ता है कि इतना कैश आज मिला आया है, ठीक है। करेंसी क्या आपको यह भी लिखना पड़ता है कि आपने मुझे 24,000 दिया या फेवर करके 2.5 करोड़ दिया? ये हमारे लिखना पड़ता है, विशेष कस्टमर हैं, इनको हमने 2.5 करोड़ दिया, ये मंत्री हैं या विधायक हैं, क्या ऐसा? वो जैसे फिर वो जो करेंसी जैसे पैसा आता है, ठीक, वो हर एक ब्रांच में डबल लॉक है, उसमें रखा जाता है, जिसका हिसाब होता है कि आज हमें 20 लाख इस ब्रांच को मिले। उसके बाद कैशियर को उसमें से नोट करके दिया जाता है कि आज हम 10 लाख आपको अभी दे रहे हैं, जब वो खत्म हो जाएगा फिर निकालेंगे अंदर से। ये तक समझ गया। उसके बाद वो जिसको भी पेमेंट करता है कंप्यूटर में बाकायदा उसको डेबिट करता है, और वो शाम को हिसाब टैली किया जाता है कि इतने ये जो है शाम को, और वो हिसाब क्या ये मुमकिन है कि जो आपका सेंट्रल हेडक्वार्टर है वहां पहुंच जाता है? वो उसके बाद इवनिंग में जब कैश बंद होता है तो सारी ब्रांचेस को इस दौरान जो है वो हेड ऑफिस जो उनका लोकल वहां रिपोर्ट हो जाता है, वहां रिपोर्टिंग करनी। तो ये आप मुमकिन नहीं है कि आप एक तो बिना पेपर काम नहीं कर सकते। मान लीजिए कि मैं एक कंपनी हूं और आपके कंपनी में, आपके ब्रांच में मैं 500 करोड़ रुपया का निवेश रखता हूं, तो क्या ये मुमकिन है कि आप सोचते हो कि ये मेरा कस्टमर नाराज हो जाएगा तो मेरा बैंक ब्रांच बैठ जाएगा तो मुझे 4 करोड़ दे सकते हैं? ये नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं, क्योंकि एवरीथिंग इज ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम और शायद बहुत लोग ये प्रणाली नहीं जानते हैं। ये सिस्टम में नोटेड है, आपको लिखना पड़ेगा कि आपने इस एक अरुण कुमार को आपने 10 करोड़ दिया। अगर ये गलत है तो अगर दे देंगे तो आप उसी वक्त सस्पेंड हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसी वक्त सस्पेंड। वो सारा डाटा फीड होता है उधर जाकर के पूरा का पूरा। तो अब अय्यर साहब, मैं जानना चाहता हूं कि यहां से हम फिर कहां पहुंचेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये छापेमारी आ रही है, सरकार कभी कहती है कि इसको छापेमारी मत कहिए, इसको आप सर्वे कहिए, क्योंकि बैंक ही इसकी शिकायत कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर बैंक इसकी शिकायत कर रहे हैं तो वो बैंकों के दरवाजे से ऐसा हुआ होगा ना। फिर भी ना होने की संभावना के बावजूद शर्मा जी कह रहे हैं कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर बैंक खुद ही रिपोर्ट कर रहे हैं तो क्या ये ना माना जाए कि ऐसा हुआ होगा? देखिए, डिपॉजिट्स के बारे में बहुत बात कही गई है रवि जी, कि जैसे बैंकों के अकाउंट्स में काफी पैसा डिपॉजिट हुआ है, लोग आके 100 करोड़ डिपॉजिट किए हैं या 60 करोड़ किए हैं, और ऐसे देखा गया है कि 25 फेक कंपनीज के अकाउंट्स खुली हैं और उन पे लोगों ने
बहुत पैसे जमा किए हैं। उसको आप देखेंगे तो उसे किस हिसाब से आप, एक तो कंपनी अकाउंट खोलती है बैंक में, चालू खाता जो कहते हैं, करंट अकाउंट खोलती है बैंक में, वो कंपनी जाके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट देती है, उसमें कंपनी का यूनिक नंबर होता है, कंपनी का डायरेक्टर का पैन होता है, तो डायरेक्टर एक कोई आदमी ही है, कोई इंडिविजुअल ही है, अब वो आप कह सकते हैं कि रिक्शा चलाने वाला हो या कोई भी हो, तो वो एक आदमी है जिसका केवाईसी में पैन नंबर है और जिसका आधार कार्ड है, और जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, तो उसने एक कंपनी की अकाउंट खोल दी। अब उसमें आके कुछ 10 करोड़ जमा हो गया और ये रिपोर्ट हो गया। ठीक, हाँ, वहां हुआ तो इसमें तो बैंक की क्या गलती हुई है? वहां पे डिपॉजिट जरूर हुआ है, मुझे लगता है फेक कंपनी अकाउंट्स में भी डिपॉजिट हुआ है, उसमें बैंक की गलती मुझे नहीं नजर आती है, क्योंकि बैंक से कहा गया है कि आपने पैसे जमा करने ही है, तो बैंक खोजी का काम, खोज करने का काम बैंक का नहीं है, खोज करने का काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है। वो केवाईसी देखेगा बैंक और अपना डिपॉजिट लेगा। अभी ये जो प्राथमिक तस्वीरें आ रही हैं और जो बयान दिए जा रहे हैं, चाहे सरकार की तरफ से चाहे बैंक की तरफ से, बहुत प्राथमिक स्तर पर है। तो और निश्चित रूप से हम भी जानते हैं कि बहुत सारे बैंक के मैनेजर बहुत घंटों घंटों काम कर रहे थे, और उसी दौरान लोग कह भी रहे थे कि हमारी भी व्यथा दिखाइए कि बीमार होने के बावजूद हम कई घंटे काम कर रहे हैं, और वो तनाव लेकर गए हैं। पैसा दिया वो अलग, आप लोगों को एक डेटा देना चाहिए कि कितना करोड़ रुपया आप लोगों ने फाइन में भरा है, ताकि हमें अंदाजा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। नोटबंदी की खबरें लगातार बदल रही हैं। कभी सरकार इनामी लकी ड्रॉ का ऐलान कर रही है, कभी छापों की तस्वीरें देखने को मिल रही है, मगर इन सब के बीच लोगों की समस्याएं अपनी जगह पर हैं। किसी को वेतन नहीं मिल रहा है, किसी के पास किसी का बैंक में खाता नहीं खुल रहा है। इन कई जगहों से लेदर इंडस्ट्री और सौरभ शुक्ला और हिमांशु शेखर की स्टोरी अभी आप देखिए इस सेगमेंट में। हम इस वक्त नोएडा में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। ये एक ट्रेवल कंपनी में काम करते हैं, इनको कैश में पैसे मिलते हैं, लेकिन महीने की जो है आधा महीना बीत चुका है, इनसे जानते हैं इनको पैसे मिले हैं कि नहीं, और अगर पैसे नहीं मिले तो क्यों नहीं मिले। आपको तनख्वाह मिल गई? जी अभी नहीं मिली मुझे। क्यों? तो सर कैश मिलती है, मतलब पैसे मिलते नहीं, कैश मिलती है तो इसलिए नहीं मिलती है। मतलब कैश मिलते हैं इसलिए नहीं मिली अभी तक। चेक नहीं ले रहे हो आप? चेक नहीं, चेक सर मेरा अकाउंट ही नहीं खुला, चेक कैसे करें, क्या करें? अकाउंट नहीं है आपका? अकाउंट नहीं है। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर आपको सैलरी मिली अब तक? अभी सैलरी नहीं मिली जी। सैलरी नहीं मिली क्यों? कैश नहीं है? कैश नहीं है मालिक के पास, और अकाउंट हमारे यहाँ पे है नहीं। अकाउंट आपका नहीं है? नहीं, तो वो चेक में नहीं ले सकते इस वजह से? चेक में। तो यहाँ पर इस कंपनी के जो इनके मालिक हैं वही मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों पैसे नहीं दे पा रहे हैं। सर व्हाट इज असल में प्रॉब्लम क्या है और आप पैसे क्यों नहीं दे पा रहे हैं? सर 8/11 में जब से नोटों का चेंज का हुआ है, उसके बाद मेरे मेन दोनों कंपनी के अकाउंट एक्सिस बैंक में है, और जिससे विड्रॉल नहीं हो पा रहे। क्या कह रहे हैं? 50,000 की जैसे लिमिट है, हम चेक लेके मिल के आपका 3% मेरा जाता है, तो उसको बोलते हैं कैश नहीं है। और 50,000 8/11 मेरा 24/11 का चेक अभी तक मेरी विनोद बस सर्विस से आज तक वो कैश नहीं हो पाया है। तो केवल एक पेमेंट मुझे दूसरी फर्म से 50,000 की मिली है, उसके बाद कोई पेमेंट मुझे आज तक नहीं मिली। डेली लड़के लाइन में लगते हैं। जो है आपका करंट जो 50,000 की लिमिट है, बैंकों में कैश खत्म हो जा रहा है, आपको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, जिस वजह से आप इन लेबरों को पैसे नहीं दे पा रहे हैं। मेरे जो फील्ड के लड़के सुबह 2-2 3-3 लड़कों को लाइन में लगाते हैं सुबह 8-9 बजे, और उसके बाद 2-3 बजे पता चलता है कैश खत्म हो गया और कैश नहीं मिल रहा। आगे हम अपने एम्प्लॉयज को उनको सैलरी नहीं दे पा रहे, खाना वगैरह खर्चे के लिए भी प्रॉब्लम है। तो ये जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर क्या आ रही है कि लेबरों के अकाउंट नहीं है, अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो 15 दिन की वेटिंग है। मालिक कैश में तनख्वाह देता था तो चेक से ले नहीं सकते, और मालिक की समस्या ये है कि अपने अकाउंट से वो पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि जब वो पैसा निकालने जाते हैं तो बैंकों में कैश खत्म हो जाता है। नोएडा से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। नोटबंदी का असर लेदर इंडस्ट्री पर भी पड़ रहा है। मैं इस वक्त एक शू फैक्ट्री में हूं और मेरे साथ सुनील जी हैं जो मालिक हैं इस फैक्ट्री के। 35 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। अब तक नोटबंदी की वजह से किस तरह की परेशानियों का आपको सामना करना है? जी, नोटबंदी के जो असर हुआ है वो सारी इंडस्ट्री को पूरा खत्म करने के लिए हो गया है। उस इंडस्ट्री की जो हमारी रोजमर्रा की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो सब कैश पर होती थी,
वो शुरू से ही कैश पर चलता रहा है, वो सिलसिला बिल्कुल टूट गया है। हमारे को कैश की छोटी मोटी चीजें बाजार से आनी जरूर पड़ती है, सैम्पलिंग है, अगर उसके कोई बटन्स लाने हैं, उसका कोई जिप लाना है, उसका कोई छोटा लेस लाना है, उसके कोई छोटे कंपोनेंट लाने हैं, वो डिफरेंट वेंडर से मिलता है। उसको लाने के लिए, अरेंजमेंट करने के लिए कैश की बहुत जरूरत पड़ती है। 50,000 की लिमिट से घर को भी रखना है, फैक्ट्री को भी देना है, वर्कर्स को देना है, रोज की अरेंजमेंट भी करने हैं। अभी 50,000 रुपए की सीमा है विड्रॉल की, वो कितना होना चाहिए? मिनिमम 5 लाख तो जरूर चाहिए ही चाहिए। छोटी से छोटी फैक्ट्री के लिए 5 लाख जरूर चाहिए। आपके उद्योग के लिए जो प्राइमरी मटेरियल, जो रॉ मटेरियल आपके पास आता है ग्रामीण क्लस्टर से, दूसरी जगहों से, और उसकी सप्लाई पर भी नोटबंदी का असर पड़ा है? उसकी सप्लाई पर बंदा इसलिए पड़ा है, जो बैकएंड हमारा जो वेंडर है, चाहे लेदर वाला, चाहे मटेरियल वाला, चाहे लाइनिंग वाला, चाहे बनाने वाला, उसके सारा जो सिस्टम, उनका सारा कैश एंड पर चलता था। उस कैश एंड पर चलते थे। हम लोग तो कैश पर नहीं खरीदते हैं, हमारे को कैश पर आधा हमारे को कैश जरूरत थी फैक्ट्री के इनके रोज की लेबर को देने के लिए। आपने कहा कि बहुत सारे मजदूर वापस चले गए, तो क्या अब कितने लोग हैं जो वापस गए? हमारे बहुत बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके अपने पास जो रखे हुए हैं, जो पुराने थोड़े बहुत हमारे पास बंदे बचे हुए हैं। अगर आपके पास आदमी कम है, अगर प्राइमरी मटेरियल आने में देरी हो रही है, तो इससे प्रोडक्शन पर जो आपके जो एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, क्या वो कमिटमेंट्स को मीट करना? हो चुके हैं। सारी कमिटमेंट बहुत खराब चल रही हैं इस वक्त, सारी सप्लाईज खराब चल रही हैं, पूरा सिस्टम पूरा खराब हो चुका है। कहीं पर भी, किसी सिस्टम पर भी कोई जना किसी कमिटमेंट पर नहीं है। बाजार का हो, सामान का हो, मटेरियल्स का हो, मेकिंग का हो, हम कमिटमेंट पर लूज करने पर हमारा ट्रेड बिल्कुल जीरो हो जाएगा। आने वाले वक्त पर हमारे पर आज भी जो बाहर के देश के मुल्क के जो लोग हैं, वो हमारे पर उनका विश्वास नहीं है, और आने वाले वक्त में उनका विश्वास और खत्म होता जा रहा है। हृदय जोशी रामपुर गए थे और वहां उन्होंने बीड़ी उद्योग में काम करने वाले लोगों की दास्तान रिकॉर्ड की है, ताकि पता चले कि नोटबंदी के कारण अलग अलग सेक्टर पर अलग अलग तरीके से किस तरह से असर पड़ रहा है लोगों की जिंदगी पर। नोटबंदी का अलग अलग उद्योग धंधों पर क्या असर पड़ रहा है, इसकी पड़ताल के सिलसिले में आज हम हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के शहर रामपुर में, जहां छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, जैसे ये बीड़ी का कारोबार या दूसरे कारोबार। बीड़ी का कारोबार इसलिए अहम है क्योंकि ये तमाम घरों में छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधों की तरह होता है। घर घर में इस तरह बीड़ियां बनाई जाती हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से ये कारोबार वैसे ही दबाव में है, वैसे ही इसमें काफी खतरा मंडरा रहा है। लेकिन अब पिछले कुछ वक्त में नोटबंदी से भी इस पर क्या कुछ असर पड़ा है? रामपुर में करीब 1 करोड़ बीड़ियां हर रोज बनती हैं, लेकिन वक्त बीतने के साथ बीड़ी का कारोबार संकट में घिरता गया है। और अब जब नोटबंदी का असर हर व्यवसाय पर पड़ा है, तो बीड़ी पर भी असर दिख रहा है। ये कारोबार संभालने वाले 60 साल के उमर मियां अपने मजदूरों के लिए परेशान हैं। हर रोज काम नहीं हो पा रहा, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन, कभी कभी 1 दिन भी हो जाता है। इसकी वजह यह है काम कम होने की कि जब हम मार्केट में जा रहे हैं तो मार्केट से हमें पैसा नहीं मिल पा रहा है। अगर वो बीड़ी हम उसे देते हैं तो कहता है हमारे पास पुराने नोट हैं, ये ले जाओ। दूसरी ये है कि अगर मान लो चेक हमें मिल भी जाए मालिक की तरफ से, तो उस चेक को जाके कैसे कैश करें। अपनी बात पर भरोसा दिलाने के लिए उमर मियां हमारे सामने ही चेक लेकर बैंक में जाते हैं, जहां उन्हें कैश नहीं मिल पाता। अब बताइए, लेबर हमें गुस्सा करेगी हमारे ऊपर और हम पे झगड़ा करेगी, हम कहाँ से उसे पेमेंट करेंगे, कहाँ से नहीं करेंगे। जब भी चेक लेकर आओ, आमतौर से ये होता है नो कैश नो कैश नो कैश। और जब कभी बांटते हैं तो इतना माइनर बांटते हैं, थोड़ा तो उसमें खर्चा हमारा पूरा नहीं हो पाता। मान लो हमें 50 की या 20 की जरूरत है, तो हमें 10 मिल गए, 10 में अब कितनी। आप अपने लेबर्स को क्यों कैश नहीं दे रहे हैं? उनसे क्यों नहीं कह रहे हैं कि वो, जैसे लगातार सरकार कह रही है ना कि आप एटीएम यूज करो? एटीएम भी है ना, हमारी लेबर जो है हफ्ते वार के हिसाब से हमारी लेबर है। अब उसमें हफ्ते में 2 दिन 3 दिन काम करती है। वो जब 2-3 दिन काम करती है तो उसे 600-500 रुपये कमाती है। अब 600-500 का हम चेक दे देंगे तो चेक के लिए कहाँ से अकाउंट खोलेगी, कहाँ से मोबाइल मंथ का यूज करेगी। मोबाइल का खर्च लगभग 300 रुपये है, यह अकाउंट खोलने का खर्च 500 रुपये है। और तो उस तरह से हमारी लेबर जो है उसे नहीं कर सकती इसको। बीड़ी के इस कारोबार में लगे लोग आर्थिक रूप से समाज के काफी निचले तबके के लोग हैं और वो कई सालों से ये काम कर रहे हैं, 20-20, 25-25 साल से। और यही एक ऐसा काम है जिसमें उन्हें महारत हासिल है। ये एक्सपर्ट इतने हैं कि अभी देखिए जैसे हाथ चल रहा है इनका, ये तो ये लगभग 30 मिनट में एक चल रहा है, ये लगभग 400-500 बंडल पैक कर लेते हैं। ये बीड़ी का पत्ता हो या तंबाकू,
हर चीज की कीमत बढ़ी, लेकिन मजदूरी में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई और अब कैश की दिक्कत ने हाल बेहाल किया हुआ है। हमें तो बहुत बड़ी परेशानी पड़ रही है कि 2-2 दिन हो गए, 4-4 दिन हो गए, तो पेमेंट नहीं मिल लिया हमें, ना पैसा मिल लिया हमें। आपका बैंक अकाउंट है? बैंक अकाउंट है तो साहब हमारे करने कुछ नहीं है, कब करना है नहीं हमारे करने, हम तो दिले हैं। तो आपका अपना अकाउंट नहीं, खाता नहीं है? जी जी। रामपुर में करीब 20 से 25 हजार लोग बीड़ी के कारोबार में अब भी लगे हैं और इनसे जुड़े परिवारों का मोटा हिसाब ही करें तो कुल 1 लाख लोगों की रोटी इस पर निर्भर है। महिलाएं भी घरों में बीड़ी बनाने का काम करती हैं, लेकिन आज खाली बैठी हैं। और काम बहुत मंदा हो गया और हमें पैसे भी नहीं मिल पा रहा। रामपुर में जैसा हमने कहा आपको, बीड़ी का कारोबार पहले से ही खस्ता हाल में है और यहाँ की महिलाएं जो हैं इस अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा हैं, वो इसमें काम करती हैं, अपना घर चलाती हैं। लेकिन रामपुर में आज जो नजारा दिखाई देता है वो ये कि तमाम महिलाएं जो हैं वो अपने घरों में हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। इसकी सिर्फ एक वजह नोटबंदी नहीं है, दूसरी वजहें भी हैं, लेकिन ये जरूर है कि नोटबंदी ने इनके लिए कंगाली में आटा गीला जैसे हाल पैदा कर दिए। मंदी के इस दौर में सप्लायर भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, कहते हैं हालात सुधरने में वक्त लगेगा। कब तक आपको लगता है हालात सामान्य होंगे? ये साल भर को तो गया कारोबार। आपको लगता है 1 साल पूरा? हाँ, 1 साल को गया, चेंज कहां से घूमेगा? अब तक तो पैसा मिल नहीं रहा है। अब मजदूरों और व्यापारियों की फिक्र यही है कि कैसे जल्द से जल्द इस मंदी से बाहर आया जाए। रामपुर से सचिन गुप्ता के साथ हृदय जोशी, एनडीटीवी इंडिया।